प्रेस बायोपिया, आज हम लोग इसी को देखेंगे, प्रेस बायोपिया को। लिखिए आप, प्रेस बायोपिया, पढ़ेंगे दीजिए सब लोग, प्रेस बायोपिया। ठीक है, वाई होता है यहाँ पे, हाँ, प्रेस बायोपिया, डबल एस, प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया। समझिए बात को, जब ओल्ड एज हो जाता है, मतलब ओल्ड एज पर्सन को आप देखे होंगे, उनके चश्मे में बीच से एक बाउंड्री रहता है और दो तरह का लेंस लगा रहता है। नीचे भी एक देखिएगा एक लेंस लगा रहता है, ऊपर भी लेंस लगा रहता है, और बीच में एक लाइनिंग देखे होंगे आप। जो ओल्ड एज पर्सन्स हैं उनके आईज में इस तरह का फॉल्ट होता है, डिफेक्ट होता है, जिसमें दोनों तरह का लेंस लगा होता है, एक कॉन्वेक्स है, दूसरा कॉन्केव है। अब कहिए सर कॉन्केव कहाँ पर है, कॉन्वेक्स कहाँ पर है? जब उसको पढ़ने में परेशानी होती है, नीचे वाला जो पढ़ने में परेशानी होती है, पेपर वगैरह से देखना है, तो नीचे वाला जो पोर्शन है उसको बना दिया जाता है कन्वेक्स, और दूर का जो ऑब्जेक्ट्स है उसको भी देखने में यदि परेशानी हो रही है तो ऊपर वाला रहता है कॉन्केव। मतलब दो तरह का यदि लेंस इस्तेमाल हो रहा है, इसका मतलब क्लियर है उसमें दोनों तरह का फॉल्ट है, मायोपिया भी और हाइपरमेट्रोपिया भी है। तो ओल्ड एज में एक्चुअली होता क्या है बाबू, जो पावर ऑफ एकोमोडेशन आप लोगों ने पढ़ा था आई का, पावर ऑफ एकोमोडेशन, वो पावर ऑफ एकोमोडेशन ही समाप्त हो जाता है, या कहिए कि बहुत कम हो जाता है। क्यों भाई? इसके पीछे कॉज कुछ है। इसके पीछे कॉज ये है, जो सिलेरी मसल्स जो देखते हैं आप उनका ओल्ड एज पर्सन में इट बिकमिंग काफी वीक, बहुत ज्यादा वेरी वीक हो जाता है, और साथ ही साथ आइलेंस जो होता है ओल्ड एज पर्सन्स का वो इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। समझे बात? और इस वजह से पावर ऑफ एकोमोडेशन जैसे होना चाहिए वो नहीं हो पाता है, नहीं दूर वाला और नहीं नजदीक वाला। तो दो तरह का लेंस उनका इस्तेमाल होता है, ताकि नजदीक वाला भी, इसका मतलब वो भी अंधा नहीं होता है, ध्यान समझिएगा। यदि अंधा हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा, तो कुछ दिखेगा नहीं, चश्मा पहनने के बाद भी नहीं दिखेगा उसको। ठीक है, बस क्या होता है कि जो पावर ऑफ एकोमोडेशन जो सिलेरी मसल्स के द्वारा जो प्रोड्यूस हो रहा था, वो पावर ऑफ एकोमोडेशन वो खो देते हैं। समझे बात? सिलेरी मसल्स काफी वीक हो जाने के कारण, या फिर आइलेंस जो है बाबू, आइलेंस की जो बात कर रहे थे हम लोग, वो आइलेंस जो है काफी ज्यादा इनफ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल जब रहेगा तो सही है, लेकिन इनफ्लेक्सिबल यदि हो जाएगा तो उसमें तनाव पैदा नहीं हो पाएगा, मोटा पतला जो हो रहा था बाबू आइलेंस, वो क्षमता आदमी खो देता है जब, तो दोनों तरह का जो प्रॉब्लम पैदा, ये फॉल्ट पैदा होता है। ठीक है, और इसको हम बोलते हैं प्रेस बायोपिया। लिखिए आप, डेट देख लिखिए तो, और डिफेक्ट इन आइज, और डिफेक्ट इन आइज, or defect in eyes of a person, or defect in eyes of a person due to which he doesn't see, he does not see, या doesn't see, he doesn't see very distant object, very distant object, as well as nearby objects, both clearly, कॉमा दीजिए, known as presbyopia, known as presbyopia। तो स्टॉप नीचे लिखिएगा, जस्ट पैराफ्रेजिंग करके। दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट is generally produced in eyes of old age persons, क्लियर है? ओल्ड एज पर्सन्स में ये इस तरह का डिफेक्ट क्रिएट होता है बाबू, जिसमें क्या कॉज है इसके पीछे? कॉज कोई पूछेगा तो क्या कहिएगा? कॉज में बोलिएगा कि उनका आइलेंस जो है
आई लेंस इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, और इनफ्लेक्सिबल जब होगा तो मोटा पतला जो हो रहा था, पावर ऑफ एकोमोडेशन जो प्रोसेस होता था, प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन खो देता है वो। और साथ ही साथ ये प्रोसेस ऑफ एकोमोडेशन करवाता कौन है? सिलेरी मसल्स। तो सिलेरी मसल्स काफी वीक हो जाते हैं जब ओल्ड एज में, तब ये फॉल्ट क्रिएट होता है। और जनरली आप बुजुर्गों में ये देखिएगा, ये दो तरह का लेंस लगा हुआ चश्मे में, बीच में धारी रहता है, लाइनिंग रहता है, नीचे कॉन्वेक्स लेंस, ऊपर कॉन्केव लेंस, दो तरह का लेंस लगा रहता है। और इस फॉल्ट को दूर करने के लिए हम लोग, इसका नाम पड़ता है बाइफोकल लेंस, है ना। बाइफोकल लेंस का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम लोग देखेंगे बाबू, प्रेस बाइफिया को कॉज दिखेंगे हम, लिखिए अब नेक्स्ट कॉज। क्या इसके पीछे कॉज है? कॉज लिखिए, कॉज। देखिए कॉज में पहला लिखिए फर्स्ट, लिखिए सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स, सिलेरी मसल्स becoming very weak, ciliary muscles becoming very weak in old age persons, in old age persons, becoming very weak in old age persons। और सेकंड कॉज लिखिएगा, दूसरा कॉज, सेकंड कॉज क्या है बाबू? सेकंड है आपको आईलेंस जो है इनफ्लेक्सिबल हो जाता है। लिखिए आईलेंस, आईलेंस becoming very inflexible, not flexible, inflexible मैं बता रहा हूं, मतलब उसका उल्टा, inflexible in old age person, in old age persons, inflexible in old age persons, due to which they lost their power of accommodation, ठीक है। लिखिए अब करेक्शन, करेक्शन कैसे किया जाता है? करेक्शन, करेक्शन कैसे करेक्शन होता है बाबू? बाय यूजिंग bifocal lens, by using bifocal lens in old age person, by using bifocal lens in spectacles of old age persons, ठीक है। लिखिए इन, उसी में लिखिए in this bifocal lens, बाई मतलब टू होता है, बाई मतलब दो होता है। in this bifocal lens there are two lenses, first one is convex lens in lower portion, मतलब नीचे वाला पोर्शन में, in lower portion, and concave lens, and second ऐसे लिख लीजिएगा, and second concave lens in upper portion of spectacles of, ठीक है। क्लियर है बाबू? नीचे वाला पोर्शन में क्या रहता है? कन्वेक्स, और ऊपर वाले पोर्शन में कॉनकेव। और इस तरह से जो है ये दोनों तरह का जो फॉल्ट है, मायोपिक और हाइपरमेट्रोपिक, ये दोनों फॉल्ट को जो है दूर करता है दो तरह के लेंस लगाकर। और इस तरह से वो आसानी से नजदीक वाला भी पढ़ लेता है और दूर वाला भी स्पष्ट देख लेता है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए
एक फॉल्ट और मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान सुनिए। हिंदी मीडियम वाला में पढ़ा है सब, एस्टिमेटिज्म, ठीक है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया आपको। क्या है एस्टिमेटिज्म, समझिएगा बात को, देखिए कैसे होता है ये प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली। इसके बारे में ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जानकारी मैं दे देता हूं आपको, लिखवा दूंगा इसके बारे में। हम सभी जब किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, मान लीजिए हम हॉरिजॉन्टली देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मोबाइल की तरफ हमको ध्यान है, ठीक, मोबाइल की तरफ देख रहे हैं, बिल्कुल सीधा देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल विजन है मेरा, हॉरिजॉन्टल, और नीचे से कुछ चल कर आया हमारे पास, पैर के पास आया, मान लीजिए कोई सांपे आ गया या फिर कोई चूहा आ गया, तो हम लोग को अनुमान हो जाता है कि कोई नीचे चलकर आया है। बोलिए सबको होता है कि नहीं होता है? आपको भी पता चलता है, हमको भी पता चलता है, सबको पता चलता है कि नीचे कुछ आया है जरूर, तो तुरंत सावधान हो जाते हैं आप, ठीक। तो एक चीज बताइए, आप तो देख रहे थे बिल्कुल सामने, ठीक, और वो है जस्ट वर्टिकल नीचे है, तो यहां और यहां का पोजीशन देखिए आप 90 डिग्री पर है। वर्टिकल की यदि हम बात करें और हॉरिजॉन्टल की बात करें, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। मतलब हम लोग का जो विजन है सिर्फ 90 डिग्री तक नहीं, हमारी कैपेसिटी है 150 डिग्री तक, हमारे आई का जो एंगल ऑफ विजन होता है वो 150 होता है। मतलब ऐसे हम लोग यदि देखें इस तरह से 150 एंगल बनाता है। तो हम यदि सीधा भी तो देख रहे हैं, इधर वाला भी कुछ कुछ दिख रहा है, इधर वाला भी कुछ कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 150 एंगल होता है। तो बताओ ये 90 क्यों दिखेगा? ये तो 90 पर ही है ना, हम सामने देख रहे हैं, नीचे कुछ चल कर आ गया तो उससे भी कम है, ये क्यों दिखेगा? हम लोग तुरंत सावधान हो जाते हैं। या ऐसे भी होता है कि हम नीचे देख रहे हैं, नीचे देख रहे हैं और ऊपर से कुछ उधर से चल कर आ रहा है हॉरिजॉन्टली, कोई बर्ड्स आ रही है उड़कर इस तरह से हमारे सामने, तुरंत ध्यान जाता है वहां पर कि हाँ कोई आ रहा है, उधर से कुछ उड़कर आ रहा है, पता चल जाता है, अनुमान हो जाता है, क्योंकि हमारा एंगल ऑफ विजन जो है हमारा अच्छा है। हम 150 जो जिसका अच्छा रहता है, इसमें ये जो प्रॉब्लम नहीं रहता जिसमें, उसका 150 होता है, समझे बात। तो ये बताइए कि हम लोग दोनों चीज को हम लोग अनुमान लगा लेते हैं, लेकिन जिसमें ये फॉल्ट हो जाता है वो यदि एकदम सामने देख रहा है हॉरिजॉन्टली तो वर्टिकल वाला गैप, यदि वर्टिकली देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल वाला गैप, ठीक है। एक उसको नहीं पता चल पाता है, जैसे मान के चलिए हम ऐसे देख रहे हैं, बिल्कुल आ गया, ठीक है, सांप उप सब आके डस लिया, ठीक है, तब जाके उस पर नजर गया है, ऐसे नहीं पता चला, चल कर जब सामने से आ रहा था नहीं पता चल रहा है, वर्टिकली हम लोग यहाँ पहुंच चुका है, नहीं देख पा रहे हैं। जिसमें ये फॉल्ट होता है बाबू, वो मतलब वर्टिकल विजन और हॉरिजॉन्टल विजन दोनों एक साथ नहीं कर पाता, समझे बात। और इस वजह से उसको यदि हॉरिजॉन्टल तरफ उसकी यदि आंख की डायरेक्शन है, आई का डायरेक्शन रखा है हॉरिजॉन्टल तरफ तो वर्टिकल गैप, यदि वर्टिकल तरफ रखा है तो हॉरिजॉन्टल गैप। इस तरह के फॉल्ट को क्या बोलते हैं? एस्टिमेटिज्म कहा जाता है, ठीक है। और इस फॉल्ट को दूर करने के लिए पूछा है आपको, 12th एग्जाम में पूछा था एक बार ये क्वेश्चन पिछले ही साल। इसको दूर करने के लिए जिस लेंस का इस्तेमाल होता है उसका नाम है सिलिंड्रिकल लेंस। क्वेश्चन पूछा था ऑब्जेक्टिव में, कौन सा लेंस इस्तेमाल किया था इस फॉल्ट को दूर करने के लिए, तो इसका क्या होगा? सिलिंड्रिकल लेंस। लिखिए, पहले लिख लीजिए डेफिनेशन। अ डिफेक्ट इन आइज, इसको लिखकर एस्टिमेटिव लिखकर डेफिनेशन लिखिए। और डिफेक्ट इन आइज ऑफ अ पर्सन, और डिफेक्ट इन आइज ऑफ अ पर्सन, eyes of a person due to which he does not see vertical and horizontal vision, he does not see vertical and horizontal vision objects together, vertical and horizontal vision objects, vertical and horizontal vision objects together, एक साथ नहीं देख पाता, together is known as astigmatism, ठीक है। एस्टिमेटिज्म कॉज क्या है इसके पीछे, यदि कॉज पूछा जाए तो, कॉज ऐसे पूछता नहीं है लेकिन फिर भी लिख लीजिए। कॉज में जो आई का नॉर्मल जो एंगल ऑफ विजन होता है बाबू वो बिगड़ जाता है ना, ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन, लिख लीजिए कॉज, लिखिए डिस्टर्बेंस इन
एंगल ऑफ विजन ऑफ आईज, ठीक है। आई का जो अपना एंगल ऑफ विजन है उसमें डिस्टरबेंस के कारण ये फॉल्ट क्रिएट होता है। और इसका करेक्शन कैसे होता है भाई, करेक्शन लिख लीजिए, करेक्शन, ठीक है, बाय यूजिंग सिलिंड्रिकल लेंस, by using cylindrical lens, क्लियर है। सिलिंड्रिकल लेंस के द्वारा यूज करके हम लोग क्या करते हैं, इसको, इस फॉल्ट को दूर करते हैं। सिलेंडर टाइप का लेंस होता है, समझे बात, उस लेंस का यूज करके इस तरह का फॉल्ट दूर किया जाता है। एक चीज और मैं इंटरेस्टिंग चीज आपको बता रहा हूं, समझिएगा। एक और सुनेंगे आप लोग, कैटरैक्ट, सुने आप लोग, कैटरैक्ट का नाम सुने हैं? अरे हिंदी में इसी को बोलते हैं मोतियाबिंद, सुने होंगे आप लोग। मोतियाबिंद नहीं सुने कभी जिंदगी में? नहीं सुने मोतियाबिंद? बोलिए। आपके दादाजी, आप लोगों में से कुछ लोग दादाजी होंगे, मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाए होंगे, है ना? सुने ना आप लोग मोतियाबिंद बाबू? हाँ, तो मोतियाबिंद को इंग्लिश में बोलते हैं कैटरैक्ट कहा जाता है। ये क्यों फॉल्ट क्रिएट होता है आप लोग पूछ सकते हैं, या कभी पढ़िएगा मोतियाबिंद वाला प्रॉब्लम किसी का सुनिएगा तो कहिए सर से पूछना चाहिए था हमको, कैटरैक्ट जो है मोतियाबिंद कैसे आखिर होता है प्रॉब्लम। देखो बाबू, ड्यू टू इरेगुलर एक्टिविटीज इन आवर बॉडी में कुछ इरेगुलर एक्टिविटी की वजह से, या हमारे जो ये पार्ट जो हमारा आई का जो पार्ट है उसमें होता क्या है कि लेंस के ऊपर कुछ लेयर जमा हो जाता है, ठीक है, मेम्ब्रेन जमा हो जाता है, समझे बात, कुछ झिल्लीदार परत उसमें जमा होते जाता है। और जब मोटा होता है तो आंखवा से दिखना बंद हो जाता है। आप खुद सोचिए, लेंसवा जो है आपका ट्रांसपेरेंट है ना, लेंस आपका ट्रांसपेरेंट होता है ना, उस पर एक लेयर चढ़ा दिया जाए और वो ऑपेक बन जाए, यदि चढ़ते चढ़ते लेयर चढ़ते मोटा हो जाए तो ऊपर से लाइट पास करबे नहीं करे तो आप कुछ दिखेगा आपको। तो कैटरैक्ट जनरली जो होता है किसी एक आंख में पहले शुरू होता है, देखिएगा बुजुर्गों में, है ना, या 40 के बाद 45 के बाद जो है उम्र में देखा जाता है इन जनरल कैटरैक्ट होता है। तो उसमें क्या होता है बाबू, ये कोई बहुत बड़ा बीमारी नहीं है। उसमें क्या होता है कि जो लेयर जमा हो रहा है किसी एक आई लेंस पर, उसके कारण उसको देखने में धुंधला ब्लड दिखना शुरू हो जाता है। एक आंखिया बंद करके देखेगा तो दिखाई देगा उसको, ठीक है। जिसमें फॉल्ट हुआ है, दूसरा का बंद करके मान लीजिए इसमें फॉल्ट, इससे देखेगा ना उसको कुछ दिखबे नहीं करेगा, धुंधला दिखाई देगा, समझे बात। दोनों खोलेगा तो भाई ये वो तो ठीक है, दिख रहा है उसको, लेकिन जौन आंख में फॉल्ट हो रहा है, एक आंख ऐसे बंद करेगा ना तो इससे उसको नहीं दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, ब्लड, समझे बात। क्यों ब्लड दिखाई दे रहा है? क्योंकि उस पर लेयर जमा हो रहा है आईलेंस पर, और आईलेंस पर जब लेयर जमा होगा तो ब्लड विजन आता है। ब्लड मतलब धुंधला विजन, ठीक है। तो जब ऑपरेशन होता है उस चीज को, बाई ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन के द्वारा इसको ठीक किया जाता है। सुने होंगे आप लोग मोतियाबिंद का जो लोग ऑपरेशन करवाने जाते हैं तो यही जो मेम्ब्रेन जो जमा होता है ना आईलेंस के ऊपर, उसको लोग हटाते हैं, उसको हटाया जाता है। तब फिर जब जो मेम्ब्रेन जो जमा हुआ था मोटा सा, उसको हटा देगा तो दिखाई देना टर्न शुरू हो जाएगा, देखना। हो सकता है कुछ समय के बाद दूसरे आंख में भी प्रॉब्लम शुरू हो जाए, तो फिर उसका भी ऑपरेशन करवाते हैं, तो फिर वो ठीक हो जाता है, ठीक है। वो जो मेम्ब्रेन जो जमा होता है उसको जो है हटा दिया जाता है, क्लियर है। इस कैटरैक्ट में होता है वो, ठीक है। तो क्या इसके बारे में लिखवाने की जरूरत है? बोलिए। पढ़ना तो नहीं आप लोगों को, लेकिन बस जानकारी आपको हम दे दिए। तो हम लोग आगे देखते हैं, नेक्स्ट लिखिए, सेकंड, सिंपल माइक्रोस्कोप। दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है आपको, सिंपल माइक्रोस्कोप। आप सभी लोग सिंपल माइक्रोस्कोप देखे हैं। कुछ लोगों को लगता है यार माइक्रोस्कोप आ गया, हम कहां देखे हैं, सब लोग देखे हैं। आप लोग इंस्ट्रूमेंट बॉक्स लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खरीदते होंगे मार्केट से, तो किसी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में देता है वो लेंस, बाबू हाथ से पकड़कर लेंस देखे होंगे आप, गुलाबी रंग का रहता है, चाहे ग्रीन कलर का रहता है, देखे होंगे आप लोग। हैंडल उसका बाई विथ हैंडल देता है आपको, और उस लेंस को पकड़कर बचपन से आप लोग एक काम किए होंगे, कागज वगैरह को, है ना, पेपर को जलाने का काम करते होंगे आप। बचपन में कभी जलाया है आपने? उससे कभी भी वो लेंस मिले उस टाइप का तो पेपर को आप जला के देखिएगा, वो कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। और कन्वेक्स लेंस को और क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग लेंस।
कन्वर्जिंग लेंस इसलिए इसको बोलते हैं कि लाइट रेज को एक पॉइंट पर क्या करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, इसलिए उसका नाम है कन्वर्जिंग लेंस। और इसी कारण से जो पेपर वगैरह है धूप में रख के उसको देखिएगा कन्वर्ज कराकर, उसमें आग पैदा कर देगा, कागज को जला देगा, पेपर को जला देगा। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जो होता है बाबू, उसमें सिर्फ एक ही कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है, जो आप जनरली, हाँ आपने ये भी देखा होगा, घड़ी की दुकान पर कभी गए हैं, जो वॉच मेकर होता है, घड़ी निर्माता जो होता है, घड़ी बनाने वाला, उसकी दुकान पर गए हैं कभी? आपने देखा होगा कि आँखिया में जो है ना, यहाँ पे अपने आईज में कुछ लगाता है, पहले लगा देता है और बाद सब पार्ट पुर्जा पे काम करता है। मतलब छोटा छोटा सा पार्ट पुर्जा होता है, घड़ी का जो पार्ट पुर्जा होता है ना बाबू, वॉच का, बहुत छोटा छोटा होता है। तो उसको ऐसे सिंपल नेक्ड आई से जब बनाएगा, काम करेगा, तो बड़ा उसको परेशानी होगी। बहुत छोटा छोटा पार्ट्स होते हैं घड़ी के भीतर, जब खोलिएगा पीछे हैंड वॉच देखिएगा तो बहुत छोटा छोटा पार्ट होता है, इसलिए उसको देखने के लिए, बड़ा करके देखने के लिए इसका इस्तेमाल होता है सिंपल माइक्रोस्कोप का। इसमें क्या है, सिंगल कन्वेक्स लेंस है। आपको क्या है, सिंगल कन्वेक्स लेंस है। और याद कीजिए, क्या कन्वेक्स लेंस में वर्चुअल इमेज बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। और वर्चुअल इमेज बड़ा बना था, याद कीजिए, जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रहे तो कैसा इमेज बना था, वर्चुअल एंड बड़ा इमेज बना था, उसको बड़ा करके दिखाया था। और वही पोजीशन है बाबू कि घड़ी का जो पार्ट पुर्जा होता है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लाई करता है, तो बड़ा बड़ा उसको करके दिखाता है और सीधा दिखाता है। उल्टा दिखा दे तो फिर कंफ्यूजन होगा ना उसको बनाने में। तो सीधा बनना चाहिए इमेज, तो सीधा इमेज बनता है, जिसकी वजह से वो आसानी से काम कर पाता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में पूछेगा तो बोलिएगा कि एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी सहायता से हम लोग वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को बड़ा करके देखते हैं, ठीक है, उसको बड़ा बड़ा देखते हैं। और बाय यूजिंग वन सिंगल कन्वेक्स लेंस, इसमें एक ही कन्वेक्स लेंस होता है। इसके बाद जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो होता है उसमें दो दो कन्वेक्स लेंस होता है, लेकिन सिंपल में सिर्फ एक ही होता है। फिर डेफिनेशन लिखिए तो, ठीक है, एन इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू विच, या बाय विच कर दीजिए, बाय विच we see very small objects in large size, known as simple microscope, known as simple microscope, ठीक है। पैराग्राफ का जस्ट नीचे लिखिए, there is only one convex lens, used in simple microscope, ठीक है। अब देखिएगा डायग्राम, देखिए ध्यान से, बस सिंगल जो है वो एक कन्वेक्स लेंस इसमें यूज होता है सिंपल माइक्रोस्कोप में। देखिए कैसे इमेज बनता है, कैसे ये जो है जो वॉच मेकर होता है कैसे इसका इस्तेमाल करता है। ये लेंस लगा रहता है उसके आईज में, अपने आईज में लगाता है लेंस। ये देखिए, याद करो बाबू, आपने ये कौन सा लेंस है, जल्दी बोलिए, कन्वेक्स लेंस। तो सिंपल माइक्रोस्कोप सिंगल जो कन्वेक्स लेंस होता है वही होता है। इसमें याद करिए आप कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग इसके ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हम लोग रखें, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, ठीक है, F1 F2 दिखाते थे, इसका दो दो फोकस दिखाते थे, याद कीजिए, किसी भी लेंस में दो दो फोकस होता है, दिखाना है दिखा दीजिए। ऑब्जेक्ट को इधर रखें चाहे इधर रखें, याद करो बाबू, ऑब्जेक्ट को जब हम लोग ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखते थे, इसके बीच में रखते थे, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में, इसका इमेज कहां बनता था, बोलिए, इमेज कहां बनता था इसका, नहीं बोल रहे आप लोग। अरे इमेज इसका कैसा बनता था ये तो बता सकते हैं ना, इमेज कैसा बनता था, वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज, ठीक है, याद है आपको।
हम लोग एक पैरेलल रेज ले आ रहे थे और इसको हम लोग क्या करते थे बाबू, जो पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू लेंस इट पासेस थ्रू फोकस एंड अनदर रे which passes through optical center it goes in forward direction without any deviation। पढ़े थे ना दोनों, इमेज बनाया था ये वाला, याद कीजिए सबसे लास्ट वाला केस था आपको। तो ये बताओ आपको, ये जो हम डायग्राम बनाए हैं इसमें याद करो कि ये इसके बारे में बताया था कि ये दोनों तड़प तड़प के मर जाएगा, तो भेंट होगा नहीं भेंट होगा। तो पीछे की दुनिया में जाइए, डॉटेड लाइन जाके सपने में भेंट होगा। ठीक है, देखिए बाबू जहां पर कटता हुआ मालूम पड़ रहा है, क्लियर हो रहा है, वहीं पे इमेज बना था ना, इसको हम डॉटेड लाइन से दिखाए थे। ऐसे बोले थे कि वर्चुअल इमेज है, याद है ना आप लोग को? ये कौन सा इमेज था? वर्चुअल इरेक्ट एंड लार्ज इमेज बना था ना बाबू, बोलिए। अब जब बड़ा करके दिखा रहा है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये इमेज है, इतना छोटा ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दिया, तो घड़ी का जो छोटा छोटा पार्ट पुर्जा होता है उसको बड़ा क्यों नहीं करेगा? यहां तक कि जो स्मॉल लेटर्स जो आपको किताबों में होते हैं उसको भी देखने का लेंस लगा के देखिएगा ना, वो वाला लेंस जो देता है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स के साथ, तो वो लेटर जो है किताब को उसको बड़ा बड़ा करके दिखाएगा, बशर्ते कि पोजीशन यहां होना चाहिए। फोकल लेंथ और ऑप्टिकल से सटा के देखिएगा, अब दूर से उठा के देखिएगा उतना दूर से ना, तो अक्षरवा सब जो लेटर जो सब उल्टा दिखाई देगा, समझे बात? इसलिए इसके बीच में जब रहता है बाबू, तो आपको जानते हैं कि वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनता है, तो जो भी लेटर्स है या घड़ी के जो पार्ट पुर्जे हैं छोटे छोटे, वो सब बड़ा करके आपको दिखाएगा। यहां तक किसी को डाउट? यही आपको सिंपल माइक्रोस्कोप लिखिए, सिंपल, यही आपको सिंपल माइक्रोस्कोप, और थोड़ा सा और सुन लीजिए उसके बाद तब उतारिएगा। सिंपल माइक्रोस्कोप, इसका जो है पढ़ना है मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है? मैग्नीफाइंग पावर इसका देखिए ध्यान से, इधर लिख दे रहे हैं मैग्नीफाइंग पावर किसका? सिंपल माइक्रोस्कोप का। देखिए एम का फॉर्मूला में बोलिए, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे, V/U लेंस में पढ़े थे, याद है आप लोग को? मैग्निफिकेशन फॉर्मूला पढ़े थे आप लोग, M = V/U। हम लोग आप लिख रहे हैं V और इंटू 1/U, तो कोई दिक्कत? एक अलग अलग कर दिए, V × 1/U कर दिए, तो दोनों तो एक ही चीज है ना, अलग अलग तो चीज है नहीं। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V × 1/U को देखो हम लिख रहे हैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, आप लोग पढ़े थे, याद कीजिए, फ्रॉम लेंस फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा था 1/V - 1/U = 1/F, पढ़े थे आप लोग? यहां से देखो तो हम लोग 1/E डिफाइन करें, यहां पर 1/U के डिफाइन करें, क्या मिलेगा? 1/V - 1/F। देखिए ध्यान से, 1/V - 1/F, हम इसको इसी को पुट कर रहे हैं इसमें, 1/V, ये V है, -1/F। किसके आधार पे बाबू? इसके जस्ट सामने लिख लीजिएगा इसको, इसके आधार पर हमने लिखा है। तो बताइए M = हमें क्या मिलेगा फाइनली? इसको मल्टीप्लाई कीजिए, V को भीतर मल्टीप्लाई करके थोड़ी ब्रैकेट, V/V - V/F, ये V कैंसिल, 1 बचेगा, तो M = जो मिल रहा है आपको 1 - V/F। क्लियर है? तो चूंकि इसमें हमको वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस का साइन बताइए हमें, माइनस में होता है। क्या होता है? माइनस में। तो हम लोग यहां लिख रहे हैं हियर फॉर वर्चुअल इमेज, ठीक है? वर्चुअल इमेज के लिए हम लोग इसको मान लेते हैं D, इसको मान रहे हैं बाबू D, ठीक है? तो D = हम लोग कर रहे हैं यहां पर -V, समझे बात? मतलब इसके स्थान पर हम लोग क्या करेंगे? -V इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? ये हमारा क्या है? हमारा ये इमेज डिस्टेंस है। तो M = या इसको V = लिखना होगा तो क्या लिखेंगे हम लोग? -D, V = माइनस, इसको पुट कीजिए यहाँ पर, M = मिलेगा हमें 1 - और फिर ये -D/F, ठीक है? तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। तो M = क्या मिलेगा? फॉर्मूला होगा यहाँ से, M = 1 + D/F, 1 + D/F, इसको ऊपर लिख दें क्या?
m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ, मतलब m का जो फॉर्मूला मिला हमें 1 प्लस डी बाई। अब यहाँ पर केस ले लेते हैं, केस दिखा देते हैं यहाँ पर, देखिए ध्यान से। केस नंबर 1, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 25 सेंटीमीटर, ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं, इमेज कर सॉरी, हाँ, इमेज इज एट 25 सेंटीमीटर, इमेज डिस्टेंस है ना, तो जब 25 सेंटीमीटर पर होगा तो यही फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा। m इक्वल टू वही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, जब न्यूमेरिकल बनेगा तो m इक्वल टू 1 प्लस डी बाई एफ। और जब केस नंबर 2, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, उसी के लिए है ना m इक्वल टू, देखिए यहाँ पर d 25 पुट कीजिएगा तो 1 को हम लोग इग्नोर नहीं करेंगे, लेकिन इसमें व्हेन इमेज इज एट इंफिनिटी, जब इंफिनिटी पर होगा बाबू तो इमेज डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला इमेज डिस्टेंस है d, क्या आपका इमेज डिस्टेंस है, ये कितना हो जाएगा बोलिए तो जरा, इंफिनिटी हो जाएगा। और जब इंफिनिटी हो जाएगा तो 1 का कुछ वैल्यू रहेगा, अगल बगल जो है, मान के चलिए महासागर एगो बन गया, महासागर में जाकर कि हम तालाब में एक बाल्टी डालना चाहते हैं, तो कहेगा कि भाई तू अपना ले जाओ एक बाल्टी, हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, हम पूरा भरा पड़ा है, हमको एक बाल्टी की जरूरत नहीं है, तुम ले जाओ, ठीक है। तो बताओ यहाँ पे ये 1 का कोई वैल्यू रहेगा बाबू, मतलब इसके लिए इंफिनिटी कहने का मतलब d जो है, d आपका इंफिनिटी हो गया, जब d इंफिनिटी हो गया तो 1 काफी छोटा हो जाएगा, 1 काफी छोटा होगा d बाई एफ से, है ना, इसको इग्नोर कर सकते हैं हम लोग। जब इग्नोर करेंगे तो मिलेगा हमें m इक्वल टू ओनली d बाई एफ, फॉर्मूला m इक्वल टू d बाई 1 को हटा दिए हम लोग, m इक्वल टू ओनली d बाई एफ, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। और इधर से देखिए यहाँ से उतारिएगा और तब इसको लिखिएगा, डायग्राम बना लिए पहले, डायग्राम बना के तब लिखिएगा मैग्नीफाइंग पावर, ये मैग्नीफाइंग पावर, और इसके बाद इधर आइएगा, नोट कीजिए फटाफट। कहीं पर कोई डाउट हो किसी भी लाइन में तो पूछ लीजिएगा, कोई डाउट नहीं रखना अपने पास। मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप कुछ नहीं है, वही जो आप यूज करते हैं, ठीक है, जो आप लेंस यूज करते हैं, कन्वेक्स लेंस, दैट इज कॉल्ड सिंपल माइक्रोस्कोप, जब वो सिंगल होता है तो। जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप की हम लोग बात करते हैं तो यही लेंस डबल हो जाता है, ठीक है, दो पावरफुल लेंस का इस्तेमाल होता है, दो कन्वेक्स लेंस का, तब तो हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनता है। और उसी कंपाउंड माइक्रोस्कोप से आप ब्लड सेल्स वगैरह देखते हैं, ठीक है। 10th के लेबोरेटरी में जब जाइएगा बाबू, बायोलॉजी के लेबोरेटरी में, तो उसमें आपको माइक्रोस्कोप दिखाया जाता है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और साथ में आपको बताया जाता है स्कूल में कि आप जाकर पेड़ वगैरह की जो पत्ती वगैरह लाइए, लीफ लाइए, और उसको क्या करिए कि लगाइए वहां पर माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसका सेल्स सब दिखता है, जो लीफ होता है ना, पत्ता जो होता है पेड़ का, उसका सब सेल्स दिखता है एकदम स्पष्ट। ब्लड आप निकालिएगा ना तो ब्लड का सेल्स दिखेगा एकदम स्पष्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। काफी माइक्रो हो गया, काफी छोटा हो गया, तो उसमें डबल लेंस, यही कम हुआ, डबल लेंस का इस्तेमाल करके किया जाता है, दो पावरफुल लेंस लाया जाता है और उसको बहुत बड़ा किया जाएगा, तो छोटा जो नग्न आंखों से जो नहीं दिख रहा वो दिखना शुरू हो जाएगा। तो वही काम होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। इसमें उतना पावर तो नहीं होता है, घड़ी के छोटे छोटे पार्ट पुर्जे वगैरह हो गए, मशीन के पार्ट पुर्जे हो गए छोटे छोटे, सब लेटर्स हो गए छोटे छोटे, उसको देखने के लिए इसका इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन सेल्स वगैरह देखने के लिए, ब्लड सेल्स, कोई पेड़ पौधों का जो लीफ वगैरह लाते हैं उसका सेल्स, वो सब देखने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है ना, इसकी सहायता से आप नहीं देख पाइएगा। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप जब रहता है उसकी सहायता आप उसको आसानी से देख सकते हैं।
आप लोगों को टेलीस्कोप भी पढ़ाएंगे हम, जिसको दूरबीन कहते हैं आप हिंदी में। टेलीस्कोप भी आपको बताऊंगा दूरबीन कैसे काम करता है। टेलीस्कोप का जो डिस्कवरर था बाबू, वो जो खोज करने वाला था, वो कौन था? दूरबीन का आविष्कारक, तो बता सकते हैं? हु इज द डिस्कवरर ऑफ टेलीस्कोप? हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीस्कोप, को बताइए। गैलीलियो का नाम सुने हैं? एक ग्रेट साइंटिस्ट गैलीलियो गैलीली, इटालियन साइंटिस्ट थे ये, ग्रेट साइंटिस्ट। यहीं से आपको साइंस की शुरुआत होती है। उस समय कुछ विकास नहीं हुआ था साइंस का, उस समय के वैज्ञानिक हैं। और जो आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, वो सबसे पहले गैलीलियो ने ही प्रोवाइड किया था, वही बाद में आगे चलकर न्यूटन का फर्स्ट लॉ बना। तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप, ऑडियो बंद, फिर उतार लिएगा केस 1 केस 2, दो केस है बाबू यहाँ पे। जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर पर होगा तब m इक्वल टू फॉर्मूला लिखेंगे 1 प्लस डी बाई एफ, वही जो आया है वहां वही फॉर्मूला रहेगा। लेकिन जब इन्फिनिटी पर बनेगा तब d इन्फिनिटी हो जाएगा, और 1 काफी छोटा होगा उसके बगल में रिस्पेक्ट में, इसलिए 1 को हम लोग इग्नोर करेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा m इक्वल टू डी बाई एफ। इन्फिनिटी के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट m इक्वल टू डी बाई एफ, और उसके लिए जब लिखेंगे हम लोग, जब 25 सेंटीमीटर बनेगा इमेज, तब हम लोग ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, और प्लस डी बाई एफ। मैग्नीफाइंग पावर भी निकालना होगा, तो कितना मैग्नीफाइंग पावर है लेंस का? हो गया ना सर? छोड़ दे यहीं पर। हाँ सर, छोड़ दीजिए, आप ट्यूशन में केमिस्ट्री का। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, ठीक है, उसको उतार लिए आप लोग। सर अभी कितना दिन बचा है?